इससे और टाइमिंग जो डेट बाय डेट जो है टाइमिंग आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कैसे क्या शिवा की तरफ से इस मामले में चिट्ठी लिखी गई है, क्या सफाई दी गई है टाटा ग्रुप की तरफ से। लेकिन सुमित एक चीज़ होगा, टेमसेक ऐसी कंपनी तो है नहीं कोई आम कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो बहुत सोच विचार के किसी शेयर को खरीदती है, निवेश करती है। ऐसे में वो कंपनी इस शेयर का वैल्यूएशन लगाती है 26 रुपये, उसके भाव पे खरीदती है और एक दिन कुछ दिन पहले केवल आप 17 रुपये पे किसी को शेयर अलॉट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखता तो है कि आपने जो है कम पैसे पे किसी को कम दाम में शेयर पहुंचा देने के अलॉट करके खरीदने का मौका देके उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मनीष, शेयर के दाम से तो इसे बिल्कुल क्लियर है, एक कंपनी को, एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर को या फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी को 26 रुपये पे कोई चीज़ अलॉट होना और फिर किसी एक इंडिविजुअल को 17 रुपये, ठीक 9 दिन पहले 17 रुपये पे अलॉट कर देना, यानी कि 9 दिनों के अंदर किसी भी कंपनी की वैल्यू 50% तक नहीं बढ़ सकती। इम्पॉसिबल है ये चीज़ मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो एक दूसरा लू पॉइंट है वो ये भी है कि पूरी डील को एग्जीक्यूट करने के लिए भी टाटा सन्स ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड को, यानी कि जो फंड 800 करोड़ रुपए रेज किया है सी शिवाशंकरन ने अपना स्टेक खरीदने के लिए, उसमें भी टाटा ग्रुप ने अपना पर्सनल गारंटी दिया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन सोर्स कराने के लिए। और दूसरा वो करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास का लोन था, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट जो था उसकी सोर्सिंग के लिए भी टाटा स्टील की सब्सिडरी ने आगे आके वो ब्रिज लोन दिया। तो पहले फंड रेज कर रहे हैं किसी स्टेक को लेने के लिए, टाटा ही कंपनी में स्टेक लेने के लिए, उसकी सोर्सिंग भी टाटा ग्रुप ही करवा रहा है। और दूसरी तरफ जब आप स्टेक ले लेते हैं और स्टेक को आपको जो मिलता है वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर है बाकी इन्वेस्टर के कंपैरिजन में, तो ये अपने आप में ही सवाल निशान खड़ा करता है कि पहले आपको फंड भी आसानी से मुहैया हो रहा है, वो भी उसी सेम ग्रुप की पर्सनल गारंटी में जिसमें आप स्टेक खरीदने जा रहे हो, और अगर स्टेक आप खरीदते भी हो तो वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। तो ये अपने आप में ही दो चीजें ऐसी हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं अपने आप को, इस पूरी डील को। तो यहीं से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं इस डील को लेकर। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल जो है डील को लेकर खड़े होते हैं। इसमें एक चीज़ और निकल के आया अनुराग, जो आप बता भी रहे थे लगातार, कि डोकोमो को जिस तरह से डील टूटी, उसका जो पैसे की देनदारी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा, क्योंकि जो शर्तें थी उसके मुताबिक अगर ये डील टूटती है तो जो देनदारी होगी वो देनदारी उन सबको देनी होगी जो इसके बड़े शेयर होल्डर्स होंगे। और कहीं ना कहीं यही एक विवाद की बड़ी वजह बनी और इसकी वजह से ही साइरस मिस्त्री जो पैसा वो वापस लेना चाहते थे, जो बड़े इन्वेस्टर थे वो देना नहीं चाहते थे, जिसमें एक इन्वेस्टर शिवा भी थे। ये एक बड़ी वजह थी विवाद की। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिस तरह से 2008 के अंदर डोकोमो को जब हिस्सा बेचा गया था तो टाटा सन्स की तरफ से भी बेचा गया था और जो शिवाशंकरन की तरफ से भी बेचा गया था, और शिवाशंकरन ने करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो शेयर बेचे थे, और उसमें एक क्लॉज था कि जो भविष्य में देनदारी की जो शर्तें होगी वो लागू होगी आगे चलकर। तो इसी को देखते हुए जब 2014 के अंदर जब डोकोमो के साथ विवाद हुआ तो उसके अंदर जब पूरे टाटा सन्स को है करीबन 8,500 करोड़ रुपए का बकाया था, तो उसमें जो शिवाशंकरन का हिस्सा था वो 700 करोड़ रुपए था। तो उसी 700 करोड़ की रकम को देने के लिए जब साइरस मिस्त्री ने शिवाशंकरन को नोटिस भेजा बोर्ड मीटिंग के अंदर इसको डिस्कस करके, और फिर नोटिस भेजा 15 सितंबर 2016 के अंदर ये नोटिस भेजा गया और बाकायदा टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर को बताए बिना 19 सितंबर तक ये उनके पास नोटिस पहुंच भी गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शिवाशंकरन को साइरस मिस्त्री चाहते थे कि जो देनदारी की रकम है 700 करोड़ रुपए वो उन शिवाशंकरन से वसूल की जाए। तो उसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये शायद तक जो है साइरस मिस्त्री के कुछ ना कुछ विपक्ष में गया। निश्चित रूप से लेकिन इस पूरे विवाद में जिस शख्स का नाम लगातार लिया जा रहा है शिवाशंकरन, आखिर ये कौन है? क्योंकि रतन टाटा को हर कोई जानता है, साइरस मिस्त्री को हर कोई जानता है, लेकिन जो पूरे विवाद की जड़ में शिवाशंकरन जिनको फायदा पहुंचाने की लगातार बातें की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये डोकोमो की जो देनदारी थी जो उनको देना था उससे वो बचते रहे, और जिनको बोर्डरूम की खबरें लीक की गई ये बताने के लिए मेरे साथ डिम्पी है। डिम्पी, ये कौन शख्स है शिवाशंकरन? मैं इनका आपको पूरा नाम बता देता हूँ। इनका जो नाम है शिवाशंकरन जिसके बारे में बता रहे हैं, इनका नाम है चिन्नाकनन शिवाशंकरन। ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। रिलीजन इनका जो है वो हिंदू है, लेकिन इनका भारत की नागरिकता नहीं है। ये खुलासा आपको मैं और कर दूं, इनके पास जिस देश की नागरिकता है वो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है, या फिर यह कहें एक टापू जैसा एक छोटा सा देश है सेशल्स, उसकी उनके पास हिस्सेदारी है। और जिस ग्रुप के ये चेयरमैन हैं या जिस ग्रुप को ये देखते हैं वो शिवा ग्रुप है। उस ग्रुप में 3 कारोबार इनके हैं। पहला एक तो रियलिटी का, दूसरा शिपिंग का, और तीसरा ETH मतलब एजुकेशन टू होम।
ये 3 कारोबार हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन कारोबार की स्थिति इतनी नाजुक थी कि 2014 के अंदर जिस देश की नागरिकता इनके पास है उसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट जो अभी तक इनकी नेशनैलिटी को लेकर और बिजनेस को लेकर है। लेकिन ठीक आपको इससे थोड़ा पीछे जाना होगा। 80 के दशक में ये सुर्खियों में आना शुरू हुए थे जब इन्होंने स्टर्लिंग कंप्यूटर्स को खरीदा था। स्टर्लिंग कंप्यूटर्स भारत के टेनिस सुपरस्टार अमृतराज की कंपनी थी और उसको खरीदने के बाद एकाएक इमर्जिंग बिजनेसमैन के तौर पर भारत के अंदर उभरे। उसके बाद 90 के दशक में इन्होंने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, कई नॉर्थ जो स्टेट हैं भारत की, वहाँ पे जो टेलीकॉम लाइसेंस थे वो इनके हक में आए, इन्होंने खरीद लिए। 1997 में इन्होंने एयरसेल नाम की कंपनी को लॉन्च कर दिया और उसके बाद से ये कंपनी ठीक ठाक काम कर रही थी, ग्रोथ देख रही थी। लेकिन 2006 के अंदर एकाएक इन्होंने अपना जो 74% हिस्सा एयरसेल के अंदर था वो एक मॉरिशस कंपनी मैक्स कम्युनिकेशन को बेच दिया। ये मॉरिशस की कंपनी थी और जब हिस्सेदारी बिक गई, इसकी जांच हुई क्योंकि सौदा बहुत बड़ा था। 74% हिस्सेदारी थी एक प्रमोटर की जो ट्रांसफ़र हो रही थी किसी विदेशी कंपनी को, तो इसकी जांच हुई। तो सीबीआई ने ये पाया इसमें कि यहाँ पे बिक्री के जितने नियम हैं उनमें काफ़ी हद तक उल्लंघन हुआ है। खुद शिवाशंकरन सामने निकल के आए, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दबाव भी बनाया गया था। जब सीबीआई ने इसकी पड़ताल की तब ये पता लगा कि तब के तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर जो थे उन्होंने दबाव बनाया। दयानिधि मारन का नाम भी इसमें सामने निकल के आया कि उन्होंने भी दबाव बनाया, तो उसकी जांच भी अभी भी हो रही है। तो सी शिवाशंकरन के बारे में एक चीज़ और बता दूं, ये बड़े लग्जरियस लाइफ जीते हैं। इनके पास जिस देश की नागरिकता है उस देश में यॉच, प्रेसिडेंट जैसा बड़ा हाउस, बंगला, सब कुछ इनके पास है। निश्चित रूप से आपने कुछ सही जानकारी दे दी। वैसे भी हम देख रहे हैं कि साउथ के कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स से जुड़ी कुछ एक बड़ी खबर, लग्जरी लाइफ जीने की कई सारी खबरें आती भी रही हैं। अनुराग, इस पूरे मामले में टाटा ग्रुप की सफाई क्या निकल के आई है? जी बिल्कुल, टाटा ग्रुप ने जो इस पूरे मामले में अपनी सफाई दी, तो टाटा ग्रुप ने साफ साफ कहा है कि शिवाशंकरन ने जो है डील की थी वो टीमासेक की डील के पहले कर दी थी। जो सौदे की शर्तें थी वो काफ़ी पहले उन्होंने पक्की कर दी थी। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने ये भी कहा है कि जो उस समय का दौर था, उस समय टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही थी और इसी वजह से है बहुत सारे लोगों ने है वो उनके टाटा टेली सर्विसेज में निवेश किया था। इसके अलावा टाटा ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो लोन दिया था तो उसके बदले जो है टाटा टेली सर्विसेज के जो शेयर है वो गिरवी रखे गए थे, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसके अलावा टाटा सन्स ने अपनी सफाई में कहा कि डिफॉल्ट में जो है डिफॉल्ट की स्थिति में जिस तरह से शेयर गिरवी रखे गए थे और इसके अलावा बाजार की शर्तें हैं उनको भी ध्यान में रखा गया था। और टाटा ग्रुप ने यह भी कहा कि 2008 में डोकोमो ने जो टाटा टेली सर्विसेज है शेयर खरीदे थे और शिवा को भी इस जो शेयर बेचे थे टाटा टेली सर्विसेज के, तो उसी दौरान जो है शिवा शंकरन को भी ये मौका मिला था शेयर बेचने के। इसके अलावा टाटा ग्रुप अपनी सफाई में ये भी कह रहा है कि जिस तरह से उन्हें 8,500 करोड़ डोकोमो को लौटाने हैं, तो उसी तरह से वो शिवा शंकरन से भी जो उनका हिस्सा है 700 करोड़ का, उसके लिए वो मांग कर रहे हैं और इसके पूरे मामले के ऊपर लीगल कार्रवाई चल रही है। इस रकम को वसूलने के लिए लीगल कार्रवाई पूरी तरह से चल रही है। सीधे तौर पे टाटा ग्रुप की तरफ सफाई है, तो हालांकि टाटा ग्रुप के जो भी जवाब दिए गए हैं उन्होंने एक तरह से जी विजन जो लगातार सवाल खड़े किए उसको किसी भी सवाल को उन्होंने काटा नहीं है, किसी भी सवाल से उन्होंने इनकार नहीं किया है। सुमित, हमने देखा है कि उस दौर में बहुत सारी चिट्ठियों का दौर हुआ। फ़ोन कंपनी टेलीकॉम सेक्टर जुड़ी हुई है, लेकिन चिट्ठियाँ काफ़ी लिखी गई हैं। सायस मिस्त्री ने चिट्ठी लिखी शिवा को, शिवा ने चिट्ठी लिखी सायस मिस्त्री को, रतन टाटा ने सायस मिस्त्री को चिट्ठी लिखी। इस मामले में ये क्या चिट्ठियाँ और क्या बातें कही गई? कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें कही गई, जैसे टाटा सन्स को पैसे की ज़रूरत थी इसलिए हमने निवेश किया। देखिए मनीष, सबसे पहली चीज़ जो अभी जिसका अनुराग जिक्र कर रहे थे वो रतन टाटा की तरफ से एक चिट्ठी इशू की गई थी। जो लेटर आया है वो ये है कि उन्होंने साफ कर दिया कि इस डील में रतन टाटा इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि दो नाम इशात हुसैन और अरुण गांधी इस डील को देख रहे थे। ये पहली चिट्ठी है जो कि 8 अक्टूबर 2013 को लिखी गई थी। तो इससे पहले रादर 3 अक्टूबर को एक लेटर ये भी मेंशन किया गया था कि इसमें रतन टाटा पे से जो भी निवेश किया जा रहा है, मतलब अगर इस TTSL में जो भी निवेश किया है शिवा ने, वो रतन टाटा से बातचीत करने के बाद ही किया है।
और उनके साथ जिस तरह के रिलेशनशिप है उसको देखने की बात किया है। सिवा ने बात सारस मिस्त्री की चिट्ठी, सारस मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर मेंशन किया है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि एट पार ये डील हुई है और 100 करोड़ रुपए पहले देने थे, क्योंकि टीटीएसएल को मदद की जरूरत थी, टीटीएसएल को पहले से रकम की जरूरत थी, तो इसलिए ये चिट्ठी ये रकम उन्हें पहुंचाई गई है और कोई भी डील बहुत ओवर प्राइड पे नहीं हुई है। एक और लेटर जो आप देख पा रहे हैं कि रतन टाटा ने सारस मिस्त्री को चिट्ठी लिखी है कि सिवा की मदद में उन्होंने पर्सनली कोई ऐसा निवेश नहीं किया, जबकि इस पूरी डील को इसलिए एग्जीक्यूट किया गया है क्योंकि टेलीकॉम में एक अच्छी डेवलपमेंट्स है, एक डेवलपमेंट टेलीकॉम में काफी विस्तार हो रहा है, एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, उनको देख के इसमें निवेश किया गया है। टेमेसिक की बातचीत पहले से ही चल रही थी, ये डील के वक्त सिवा को भी पता था, ये उन्होंने मेंशन किया। लेकिन साइरस मिस्त्री ने साइमल्टेनियसली 31 अक्टूबर को एक और चिट्ठी लिखी जो कि सिवा को लिखी गई। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड से जो भी फंडिंग की गई उसमें टाटा ने पूरी तरह से सहयोग किया है। टाटा ग्रुप पहले से ही और कई और जगहों पर भी सिवा ग्रुप को सपोर्ट करता आया है और सिवा ग्रुप को टेमेसिक जो डील थी उसका पूरा पता भी था, यानी कि एक तरफ जहां 19 रुपए के भाव पे डील हो रही थी और एक तरफ जहां पे 27 रुपए के भाव पे डील हो रही थी, उसका पूरा आइडिया सिवा ग्रुप को था। इसके अलावा टेलीकॉम में फायदे के लिए भी टीटीएसएल को निवेश किया गया, लेकिन अदरवाइज भी टाटा की वजह से ही सिवा ग्रुप को फंडिंग मिल पाई, जिस वजह से वो स्टेक खरीद पाए। तो अलग अलग चिट्ठियों का दौर चला, जिसमें सबने अपने अपने एलिगेशंस या फिर सबने क्लैरिफिकेशंस भी दिए हैं। तो सीधे तौर पे कई सारे पत्रों के जरिए, चिट्ठी के जरिए पूरे मामले को जो है हर किसी ने अपनी सफाई दी है।